जिन खबरों की एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले व्हाट्सएप के हवाले से करेंगे। बड़ी खबर व्हाट्सएप के मुतालिक, जहां पर मारूफ समाजी ऐप व्हाट्सएप ने जो शदीद अवामी तनकीद के बाद काफी दबाव में आया और अपनी मुतनाज़ा जो नई प्राइवेसी पॉलिसी थी उससे मुतालिक एक बयान जारी कर दिया है व्हाट्सएप ने, और डेटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली को 3 माह के लिए मौखर कर दिया है। यानी 8 फरवरी तक अगर आप पॉलिसी से एग्री नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता था, नंबर ब्लॉक किया जा सकता था। वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। 3 महीने का वक्त इसमें सभी सार्फिन को, व्हाट्सएप यूजर्स को इस्तेमाल के लिए दिया गया है। और इस बीच व्हाट्सएप ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि कंपनी से राब्ता करने वालों का शुक्रिया, हम अपने सार्फिन से बराह रास्त राब्ता करके गलत फहमी का अजाला करेंगे। 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट मुअत्तल नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और मई के महीने में, याद रखिएगा, मई के महीने में 3 महीनों के बाद दोबारा कारोबारी मंसूबे को लोगों के सामने रखा जाएगा, सार्फिन के सामने रखा जाएगा। और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के बाद सार्फिन की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था कि आखिर प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसमें कैसे इतनी खतरनाक तब्दीली, जो किसी भी आम सारिफ के लिए जो व्हाट्सएप पर अपने प्राइवेट ग्रुप्स में या चैट करता है तो उन तमाम चीजों को पब्लिक में कैसे व्हाट्सएप ला सकता है। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए उनके साथ मिलकर फेसबुक या दीगर एप्लीकेशंस का जिक्र हुआ था, लेकिन कंपनी ने सार्फिन को इस पॉलिसी से इत्तफाक करने के लिए 8 फरवरी का वक्त दिया था और अब कहा था कि अगर कोई सारिफ 8 फरवरी से कबल इसे कबूल नहीं करता, एग्री नहीं करेगा, तो इसका अकाउंट बंद करने के साथ साथ नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं समाजी राब्ता साइट व्हाट्सएप ने अवामी तनकीद के बाद फेसबुक से डेटा शेयरिंग की पॉलिसी को 3 माह के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। एक और ट्वीट में कंपनी ने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि सार्फिन के जो शराइत जानने का या जायजा लेने का उन्हें मजीद मौका दिया जाए और मुनासिब वक्त होना चाहिए। और हम सब इस बात का यकीन दिलाते हैं, व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि कोई भी अकाउंट मुअत्तल नहीं होगा या डिलीट नहीं किया जाएगा। 3 महीने का मजीद वक्त है। सोच विचार के बाद और फैसले पर नजरसानी जरूर की गई है, लेकिन फिलहाल उस मुश्किल से निकाल दिया गया है जो लोगों को इस वक्त थी, जो परेशानियां थी या जो खदशात थे, उनको व्हाट्सएप ने एक बयान जारी कर और यह के बाद दीगर ट्वीट्स करके वो खदशात दूर करने की कोशिश की है। बात अब मौसम की। दिल्ली और एनसीआर में सर्दी ने अवाम को बदहाल कर रखा है और जहां पर आज एक बार सर्दी की शदीद लहर मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में देखी जा रही है। घना कोहरा छाए रहने के सबब भी बहुत सारे इलाकों में गाड़ियां चलाते वक्त ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना है। दिल्ली और एनसीआर में गुज़श्ता रात जहां पर 11 बजे के करीब से ही घना कोहरा छाया था, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी। और इन सब के बीच में आपको ये भी बताते चलें कि सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से ऐसे इलाके जहां पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ है, 20 कदम के आगे तक कुछ नज़र नहीं आता, ऐसी सूरत हाल बनी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस तरह के हालात फिलहाल 21 जनवरी में शुमाल मशरकी हिस्सों के अंदर रहेगी, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि मौसम तब्दील होगा। लेकिन उससे पहले इस तरह के हालात बनेंगे महकमा मौसमियात के मुताबिक कई दिनों के बाद, जहां पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यानी इस बार प्लस में यहाँ पर ज़रूर हालात नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हालांकि कम अज़ कम दर्जा हरारत भी 6.4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली और एनसीआर में रिकॉर्ड किया गया है, मामूल से 1 डिग्री जो कम बताया जाता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में जहाँ पर लगातार घना कोहरा या फिर ठंडी हवाएं लोगों को परेशान आने वाले दिनों में करेंगी और दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बहुत ठंड है, इसलिए हम हाथ सेक रहे हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और ठंड की वजह से लकड़ी जला रहे हैं और 4 आदमियों को और हाथ सिका रहे हैं। सर्दी कड़ाके की पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। 4-5 रोज से तो ज़्यादा पड़ रही है। कल तो बिल्कुल सूरज भी दिखाई नहीं दिया था और कल इतना था धुंध, परसों रात से ही 10 बजे 8 बजे से आई थी, कल पूरा दिन ही धुंध रही, पूरा कोहरा छाया हुआ है। और आज भी ऐसा ही हुआ। आज तो चलो जो है मौसम कुछ ठीक भी है। अच्छा जी, लोग बाग सेक रहे हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं, सर्दी की वजह से काम पे भी नहीं जा रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए वहीं ताप रहे हैं। कारोबार इतना ठफ है कि जब से पिछले साल से 23 मार्च से लॉकडाउन लगा था, कारोबार ठफ है। और ये सर्दी के कारोबार है, गर्म कपड़े हैं, जो भी लोग करते हैं धंधा कारोबार बिल्कुल ठफ है। हमारा ही कारोबार रिजाई गद्दों का है, हम बिल्कुल खाली बैठे हुए इतने दिन से। 15 दिन में 3 दिन काम आया, बिल्कुल खाली बैठे हैं।
कोई काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। आप जैसा महसूस कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही ठंड है और हम लोग जस्ट घूमने के लिए निकले थे। और मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ, मतलब पिछले 2 साल इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ा था। इस बार शायद वेदर चेंज के कारण इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और ऐसा हमें फील हो रहा है कि लग रहा है कि मैं शिमला में हूँ। ये शिमला जैसी फीलिंग आ रही है और क्या, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग करने में, बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे। बात अब मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की, जहां पर वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का सिलसिला तवातर के साथ जारी है और श्रीनगर में गुज़श्ता शब जहां कम से कम दर्जा हरारत एक बार फिर -8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और जुनूबी अजला के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी है, जहां पर कुलगाम से शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा तक सूरत हाल जूं की तू नजर आती है। शदीद सर्दी की लहर के बीच लोगों को कई मकामात पर मुश्किलात का सामना है, जो बेशतर आबी ज़खायर हैं मुंजमद है, जिसकी वजह से बेशतर मकामात पर पानी की किल्लत भी महसूस की जा रही है और कई इलाकों के अंदर अब भी घरों से बाहर निकलना सुबह सुबह मुश्किल हो रहा है। जहां पर गुज़श्ता दिनों के मुकाबले वादी में दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन मौसम खुश्क रहने की वजह से वादी में जहां आबी ज़खायर मुंजमद हो रहे हैं तो हल्की जो लहर है गुज़श्ता दिनों के मुकाबले वो कम ज़रूर नज़र आती है, लेकिन बावजूद इसके मुश्किलात में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। वहीं महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 21 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 तक बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी होने का इम्कान है, जिससे अभी जो ठंड पड़ रही है वादी कश्मीर में उससे थोड़ी सी बेहतरी या फिर उसमें थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल शुमाल मशरकी हिस्सों में जम्मू कश्मीर भी इस वक्त सर्दी की शदीद लहर में, जहां पर सर फहरिस्त है मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका और द्रास, करगिल और लेह में मनफी दर्जा हरारत लगातार होने के साथ साथ श्रीनगर, पहलगाम, शुमाली ज़िलों में कुछ इलाके या फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मारूफ सयाती मकाम गुलमर्ग में भी जहां सयाहों की बढ़ती तादाद ज़रूर है, लेकिन इन सब के बीच में ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मनफी दर्जा हरारत यहाँ भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतनी सर्दी तो पहले कभी नहीं होती थी। जाम होते हैं सारे नल के, कोहरा लगा हुआ है सड़कों पे, अभी चलने से मुश्किलात आते हैं, बुजुर्ग लोग इंसान मतलब बच्चों को मुश्किलात होते हैं ट्यूशन जाने में। बहरहाल ये जो बर्फ़बारी इस वक्त हमारी शोपियान में है, इससे हमारे बहुत सारी मुश्किलात सामने आ रहे हैं। चिल्ड कोल्ड है कि मतलब वादी कश्मीर में सख्त सर्दी की लपेट में है, खासकर ज़िला शोपियान जो है यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, आज तक हमने ऐसा हारिश विंटर नहीं देखा है। एज ए हाइड्रोलिक इंजीनियर इस बर्फबारी का से खुश होता हूँ इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा है। अब वक्ती तौर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो तो हमारा डिपार्टमेंट और हमारा स्टाफ, मैं खुद सारा लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको मिटिगेट करने की हतोलिका कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास वसाइल हैं, उनके नज़र में रख के हम कोशिश तो कर रही। कोल्ड ज़्यादा बाइटिंग है और टेम्परेचर शुपियन में मैंने खुद रिकॉर्ड किया -13 तक गया है। उस वजह से अब फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है और वो कुछ इलाकों में लोकलाइज प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कहीं कहीं पाइपें एक्सपोज्ड हैं वगैरह, ये थोड़ी सी रहेगी। अब इस बारे में मैं सिर्फ लोगों से एक मोतबाना अपील करूंगा कि थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को तकलीफ ना हो। सुबह सुबह आज तो बहुत ही ठंड है सर, फाग बहुत है, लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। और सारा फ्रीज हुआ है, सब फ्रीज हुआ है, डल लेक वो भी फ्रीज हुआ है, नल बंद है, पानी नहीं है किसी जगह, सब कुछ फ्रीज हुआ है सर। तो कितना प्रॉब्लम होता है सुबह? प्रॉब्लम तो बहुत है, गाड़ी को लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। आज तो बहुत ही फाग है, लोगों को अभी घर में ही बैठना चाहिए ज़्यादा है, गर्मी के साथ ही, क्योंकि ठंड में बहुत ही आज हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं सर्दी की वजह से ही। और इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को 6 रोज बाद शाम देर गए ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया, जहां श्रीनगर से आज जम्मू के लिए गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किला मोड़ रामबन में बेली ब्रिज का काम मुकम्मल करके गाड़ियों को चलने की इजाज़त 60 घंटों के अंदर दी। हालांकि शाहरा 6 दिनों से बंद थी और पुल का काम मुकम्मल होने के बाद पहले कामयाब ट्रायल रन का एहतमाम हुआ और हुकाम की जानिब से शाहरा पर दरमानदा ट्रैफिक को ही तरजीह बुनियादों पर रवाना किया जा रहा है।
वाज़ेह रहे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गुज़श्ता 6 रोज़ से बंद थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने BRO को आरजी पुल के काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बेली ब्रिज को महज 60 घंटों में ही मुकम्मल कर लिया। बेली ब्रिज की लंबाई 120 फीट है, जो 40 टन तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है। इधर कौमी शाहराह की बहाली के बाद हुकाम ने मुसाफिरों से भी अपील की है कि वो शाहराह पर सफ़र करने से कब्ल मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें, ताकि दौरान सफ़र उन्हें मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। दूसरी तरफ आज जम्मू से श्रीनगर पहले लाइट मोटर व्हीकल्स को, जो मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको चलने की इजाज़त एक तरफा होगी, और दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने उसके बाद माल बरदार गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना करने की आज जो प्लान तरतीब दिया है, उसके मुताबिक वादी कश्मीर से यानी श्रीनगर से आने वाली जो गाड़ियां हैं या फिर जो दरमांदा गाड़ियां जनूबी हिस्सा अनंतनाग कुलगाम के अंदर और काजीगुंड बनिहाल तक, उन गाड़ियों को जम्मू की तरफ छोड़ा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ बनिहाल से इस वक्त बराह रास्त हैं। आरिफ, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कौमी शाहराह की, अपडेट कीजिएगा, और साथ इंतजामिया की तरफ से जो प्लान तरतीब दिया गया था, क्या उसी के हिसाब से इस वक्त ट्रैफिक वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चल रहा है, या फिर किसी तरह की मुश्किलात अभी भी आ रही हैं सुबह सुबह लोगों को? जी बिल्कुल आसिफ, अगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करना चाहेंगे तो आज सुबह सुबह जो है सबसे पहले वादी से जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी गई, जिसमें मुतअद्दिद लाइट मोटर व्हीकल्स ने इस बेली ब्रिज को क्रॉस किया, और उसके बाद आरिफ, अब तक आवाज पहुंच रही है? आरिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आसिफ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है दरमांदा गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत दी गई, और उसके साथ में जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है यहाँ पे जो है जम्मू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन श्रीनगर से जम्मू आने की गाड़ियों को आज इजाजत होगी। पहले जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको बाद में, पहले मुसाफिर गाड़ियों को, छोटी गाड़ियां जो उन्हें जम्मू की तरफ छोड़ा जाएगा, और उसके बाद बड़ी गाड़ियों को या जो माल बरदार ट्रक्स हैं, दीगर गाड़ियां हैं, उनको जाने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल तरजीह बुनियादों पर इससे पहले जब 7 बजे के करीब शाहराह बहाल हुई, BRO का जो बेली ब्रिज था वो मुकम्मल हुआ, तो नेशनल हाईवे पर जम्मू की तरफ से जो जरूरी सप्लाई थी उसको वादी के लिए पहले बहाल शाहराह पर किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क में अगरचे सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश हुई है, ताहम कई बड़े चैलेंजेस भी अब सरकार और आवाम के सामने हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम, जिसके लिए साइंसदानों के साथ साथ तिब्बी अमले को भी इस तारीखी कामयाबी के लिए उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। बहुत ही हिम्मत और साहस और सूझबूझ के साथ इस कोविड पैंडेमिक की चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, और स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर गंभीरता के साथ विचार किया, और मंत्रिमंडल में उनके साथ होने के कारण और प्रायः बैठकों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि एक सप्ताह में 2-3 बैठकें निश्चित रूप से कोविड पैंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने की। जिस समय महामारी का संकट हम सबके सामने आया था, सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्टिंग लैब्स, मुश्किल 2 टेस्टिंग लैब्स थे। आज 1000 से अधिक टेस्टिंग लैब्स इस भारत में बन गई। मास्क का संकट था, पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत ने जो तत्परता दिखाई है और ये सूझबूझ का परिचय दिया है कि आज यहां पर टेस्टिंग लैब में हमारे हजारों से ज्यादा अधिक हो गए हैं, वहीं पर मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर हमने पर्याप्त संख्या में बनाकर केवल देशवासियों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात हम लोगों ने 4, 5, 6 महीने के अंदर ही पैदा किए हैं इस देश में। यह कोई छोटी कामयाबी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों,
लेकिन यदि यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में, कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने जोखिम न उठाई होती, तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि कोविड के खतरे तो इन डॉक्टर्स के लिए भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ के भी थे, हॉस्पिटल में सफाई करने वाले के लिए भी थे, परिवार से दूर रहकर। और मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स को खाना खाने के लिए जब जाते थे तो अपने घर के बाहर एक चटाई पर बैठकर उनकी पत्नी किसी दूसरे के माध्यम से दूर ही खाना रख देती थी और वह खाना ले जाकर उस चटाई पर बैठकर अपने घर के बाहर खाकर पुनः हॉस्पिटल चले। सरहदी जिला राजौरी ढांगरी में बीएसएफ की जानिब से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने शिरकत कर मुफ्त जांच कराई और अद्वियात ली गई। बीएसएफ के मुताबिक सरमा के दौरान दूर अफ्तादा इलाकों में अस्पतालों तक अवाम की रसाई न होने की सूरत में अवाम मुश्किलात से दो चार हो रही है, जिसके राहत के मकसद से इकदाम उठाया गया और अवाम ने भी इसके लिए बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। ये साफ है, ठीक है, आने का हुक्म था। वो जो आँखों वाली भी दवाई दी जा रही है, दूसरी मेडिसिन वगैरह भी दी जा रही हैं, हर किस्म की दवाई यहाँ मिल रही है, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए जो बीएसएफ ने जो कैंप लगाया है बड़ी अच्छी बात की है, हम लोगों के लिए बड़ी सहूलत है, इसलिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया। इससे पहले कभी भी यहाँ कोई कैंप नहीं लगाया गया, लेकिन आज आपने ये कैंप लगाकर बड़ा अच्छा किया है। गरीब पब्लिक जो है इसके लिए आपने जो कदम उठाया बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आज बीएसएफ हेडक्वार्टर राजौरी की तरफ से आज यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के बीएसएफ का कि उन्होंने यहाँ पे इस पसमानदा इलाका में, जो दूर दराज इलाका है, ये शहर से काफ़ी दूर है, आपने खुद ही देखा है यहाँ पर आके कि यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बहुत से लोग गरीब हैं यहाँ पे जो शहर में नहीं जा सकते, डॉक्टर की फ़ी जो है वो नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पर बीएसएफ द्वारा ये कैंप लगाया गया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी बीएसएफ बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ पर आज इन्होंने कैंप लगाकर हमारे इस पूरे इलाके को एक बहुत ही खुशी की बात है। हमें दवाई की ज़रूरत है, तो इस जगह में कोई एमए रूम वगैरह नहीं है, तो इन्होंने अच्छा काम किया है, जो लोगों को आकर देख रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो हम खुद चाहते हैं तो इसलिए आए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया। दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, आँखों के लिए भी दे रहे हैं, पर्ची भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने जो काम किया है अच्छा बात, काफ़ी दूर से जिन्हें 4-5 किलोमीटर दूर दूर से लोग। चलिए, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, इस पर फौज का क्या कुछ कहना है, बीएस राजू को जरा सुनते हैं। In fact, in the hinterland, our company operating bases are enmeshed completely with the local villages and towns. Often the company commander is the first responder to a lot of emergencies, small ones, like a fire, an accident, or a drowning case. He is the one who goes and gives the immediate succor to the local population. Recently, we have started the concept of a day with the company commander. I've often heard of civilians talking of or wondering what is across the wall. Today, that barrier has been broken. Today, the company commanders call the local populace, to include children, women, the elders, into the company operating bases. And that myth of what is inside the COB has been broken. This is a time for fun. This is a time to interact with each other and to share ideas. We also are conducting a large number of sporting events, be it basketball, volleyball, and especially cricket. We have conducted a large number of village games, which are low cost, high impact, cultural events, debates, skill development programs. For young children, we have painting.
So it is suffice to say that the population has participated in all these events with great amount of enthusiasm, and that gives me a lot of hope. In fact, on the roads and highways, whenever our convoys are moving, we secure them for military movement. Here also we are ensuring that minimum inconvenience is being caused to the public. On these roads, during these times of snow, a lot of vehicles skid and get damaged. People get into difficult situations. Here again, I must tell you that our people who are on the road provide immediate aid, push the vehicles out of the stuck snow. Suffice to say that our relationship with the population is one of Hamsaya, that is co-inhabitants. We stay together and often share the hardship together. I will start with the role of Pakistan. He remains the key instigator to push youth towards militancy by various means. In fact, Pakistan has attracted many youth for studies, but are taking a few of these away from the stated intent and is indoctrinating them. Some of them he has trained and he has sent them back through the line of control as part of infiltrating columns, as well as through the international border. Within the valley, the Pakistani terrorists target security forces and sometimes civilians in crowded areas. They expect us to respond and cause more civilian casualties. They then use this as a propaganda to tarnish our image and then go in for recruitment. They also use social media to spread misinformation and attract new recruits. The terrorists also encourage overground workers to throw grenades or fire pistols at low-value targets and then innocuously initiate them into terrorist ranks. But the good part, I must say here, is that the Awam is aware of the design of the Pakistan as well as the nexus and are taking the youth in the right direction. The recruitment in 2020 is fairly in control, especially when compared to 2018. I must say with some happiness that the present strength of the terrorists in the valley is approximately 217, which is lowest in the last 1 decade. Pakistan's desire to send weapons and drugs by drones and tunnels is definitely a challenge. Pakistan's basic desire is to destabilize Kashmir, and that remains his main intent. In fact, I must tell you that as we became strong on the LC and we were able to plug the gaps, Pakistan began to adopt alternate means of using drones to drop weapons. To defeat the use of drones, we are using some advanced technology. We have surveillance devices to detect it and thereafter jam these aerial platforms. On the use of tunnels by terrorists, it's basically a phenomenon which is prevalent in the Jammu region. The army and the BSF have found many. In fact, one was discovered just a few days back. Again, we are using many unique technologies to detect them, including the use of ground penetrating radars. The bottom line is that we will remain alert to plug all loopholes. In fact, I would like to urge the local population to remain alert, especially for the transportation of drugs through these platforms, as it can not only weaken the system but also corrupt the society. We in Chinar Corps are constantly innovating and upgrading our technology and techniques to prevent infiltration. To begin with, we have reworked our deployment with some understanding of what has been happening for the last few years. On the technology front, there is huge infusion of equipment for surveillance, for detection, and subsequently for neutralization. Our ability to detect and neutralize even at night has substantially improved, and that's how we had a number of successful contacts at night. Pakistan definitely is using ceasefire to help the infiltrating terrorists. Whenever this happens, we respond in such a way that there is a clear disincentive for such behavior from the other side. So I can say that we presently have a multi-pronged strategy to defeat Pak designs to send in terrorists into the valley. The main message I have is that you can come back and we will take care of you. And this is a message we have consistently given to all stakeholders, whether it is the terrorists,
the parents, or the community at large. In fact, we have demonstrated the same on ground too. In the last 6 months, we're happy to say that 17 of those who had strayed have come back, and we are going to take care. Presently, we are working with the government for a suitable surrender policy, which definitely will help. My appeal to the youth who have gone astray is to come back. You can get back anytime, including during operations. In fact, they can call anybody, their parents, our helpline, and we will organize your return. We are also reaching out to their families, and many have helped us to get their wards back, and we will continue to focus on this. To me, even what is more important is what happens after the surrender. How do we rehabilitate them? How does the community accept them? To me, it is the combined work of us, the army, the Jammu and Kashmir police, the civil administration, and the local community elders who have to orchestrate this magic. As I said earlier, a well thought out surrender policy will definitely help us in this direction. So at this stage, I would like to say that it's a work in progress. I must tell you that before an encounter takes place, we conduct what is called as a specific search, in which we have specific intelligence, and the operation is started with quality intelligence, and we go in for a contact. I'll just repeat this, Yeah, about the encounters, I must tell you that on an average, a contact with terrorists takes place every 20 to 25, after every 20 to 25 specific searches that we conduct. A specific search is one in which an operation has been launched with quality int, and we are all set for a contact. So at this stage, what is important is that the searches are done in a way that they cause minimum inconvenience to the residents in the area. Our troops are trained to respect the local culture and the religious sensitivities. We also ensure that the old and women folk are taken care of. During these searches, we often have medical patrols which provide medical succor to those who require. And when the contact does get established and we have knowledge of the terrorists trapped, we offer them a surrender, especially if they are locals. If the identity is established, we even call the family members. When all attempts fail and we draw fire, we go ahead and neutralize them. Here again, we try and keep the collateral damage to the buildings to the bare minimum. Yeah. On the line of control, the situation remains fairly active because of Pakistan's desire to push terrorists and do some mischief in our forward areas. Presently, due to the snow levels, the area for infiltration definitely has shrunk. So to that extent, some sanity prevails. On the issue of ceasefire violations, these are basically to help the terrorists sneak in. I've said that earlier. In response, we target terrorist launch pads and also those who support this infiltration. We're aware of Pakistan's designs and we have plans in place to maintain full control on the LC. As of today, we have a very strong counter-infiltration grid in place based on the anti-infiltration obstacle system. It is a system. It is based on an obstacle, a physical obstacle. There are soldiers who are guarding it, and there is a ton of surveillance technology that is in place. This year, I'm happy to say that we have been able to reduce infiltration by over 70% in comparison to last year. As far as situation along the LAC is concerned, officers responsible for that area have already made adequate disclosures, but I must tell you broadly that it is stable. Here on the LOC, we remain in full control and are prepared for all contingencies. Yeah, I'm too small to give a message, but I have 3 important points in mind. Firstly, the security forces need the Awam to root out terrorism from J&K. We need the civil society to collaborate with us to prevent the Kashmiri youth from joining terror groups. We will help you in these endeavors. Even for those who have joined terror tanzims, we will show you a way back.
This, in principle, should be a people's movement. Secondly, the Awam should be conscious of the propaganda efforts of the separatists supported by Pakistan. And you must be aware that social media is a carrier of this propaganda. Only a conscious society can take measures to ensure that it is not affected by propaganda. I must appeal to the elders to guide the youth to see the truth and work towards a bright future for all citizens of J&K. Thirdly, and this is important, I will request the Awam to be vigilant against the terrorists without weapons. These are those people who instigate, fund, and control terrorism by means, as a means to their own selfish ends. For them, anyone not following their ideology is fit to be killed. They are the biggest threat to peace in Kashmir, and they can be countered by close cooperation between the security forces, the administration, and the Awam. Lastly, for the youth, I would like to say that you are the future. You will need to work to make Union Territory of J&K a modern, prosperous, and happy society. In this journey, we are with you. Thank you, and Jai Hind. तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल, और बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि जो नौजवान मिलिटेंसी के सफों में शामिल हो चुके हैं, उन नौजवानों को वापस लाने के लिए सरकार के साथ एक नई सरेंडर पॉलिसी पर काम जारी है और जल्द ही इस पॉलिसी को भी तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही वालिदैन से अपील की कि जिनके बच्चे मिलिटेंसी के सफों में शामिल हो चुके हैं उनको वापस लाने के लिए वो मदद करें, उनका ताउन जरूरी है। उसके बाद ही फौज अपने मिशन में, अपनी पॉलिसीज को लेकर अपने मकसद में कामयाब होगी, ताकि बड़े से किसी बड़े नुकसान से भी बचा जा सके और नौजवानों की जिंदगियां भी बचाई जाए। और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि विलेज लेवल से लेकर ब्लॉक सतह तक और जिले सतह तक फौज की जानिब से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसका मकसद सिर्फ ये कि मंशियात से भी नौजवानों को दूर रखा जाए, और दूसरी बात ये कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की सरगर्मियों में उन्हें मौका दिया जाए जहां पर वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सके, ताकि वो गलत कामों से दूर रहें, मिलिटेंसी के रास्ते से बचें। और सरेंडर पॉलिसी, जो अहम बात उनकी तरफ से कही गई है कि इस पर फौज और सरकार मिलकर काम कर रही है, ताकि एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए उन नौजवानों को जो ऑपरेशंस में फंसते हैं, मिलिटेंसी में शामिल होकर उन नौजवानों को मौका दिया जाए वापस आने के लिए मुख्य धारा में। उस पर काम जारी है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।